morning children, welcome to SFC online class. Now class 10 subject biology lesson 3 जीव जनन कैसे करते हैं, how to apply reproduce। अर्थ है जनन। जनन क्या होता है? जनन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा सजीव अपने जैसे नए जीव उत्पन्न करते हैं, यानी अपने जैसे ही जीवों को उत्पन्न करने की प्रक्रिया जनन कहलाती है। जैसे माता पिता के द्वारा उत्पन्न होने वाले जो संतानें होती हैं वो उन्हीं के तरह होती हैं, वह प्रक्रिया क्या है? जनन है। यानी कि जनन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीव अपने जैसे ही जीवों को उत्पन्न करते हैं, जनन कहलाता है। आपने देखा होगा कुत्ता का बच्चा कुत्ता ही होता है, बिल्ली का बच्चा बिल्ली ही होता है, यानी अपने जैसे जीवों को उत्पन्न करने की जो प्रक्रिया होती है वह जनन कहलाती है। अगला पॉइंट होता है कोशिका के केंद्रक में पाए जाने वाले गुणसूत्रों के डीएनए के अणुओं में आनुवांशिक गुण होते हैं। कोशिका के अंदर डीएनए पाए जाते हैं और डीएनए में आनुवांशिक गुण पाए जाते हैं। यह निर्धारित करते हैं कि जैसे माता पिता होते हैं, जैसे जीव होते हैं, उसी प्रकार से उनकी संतानें भी होती हैं। अगला पॉइंट होता है डीएनए प्रतिकृति बनाता है, यानी कि डीएनए क्या करता है? डुप्लीकेशन, यानी कि कॉपी करता है। अपने जैसे ही जीवों की उत्पत्ति के लिए वह क्या करता है? अपने ही तरह के जीवों का निर्माण करता है तथा नई कोशिकाएं बनाता है। इससे कोशिकाओं में विभिन्नता उत्पन्न होती है। ये नई कोशिकाएं एक समान तो होती हैं परंतु समरूप नहीं होती है। डीएनए का मतलब ये होता है कि जो माता पिता से उत्पन्न होने वाली संतानें हैं उनमें गुण तो समान हो सकते हैं, लेकिन ये नहीं है कि उनकी जो संरचना है वो समरूप हो। ऐसा नहीं होता है। आपने देखा होगा कि जैसे पिता होते हैं ऐसे ही बच्चे नहीं होते हैं, उनके गुण तो उनमें समाहित होते हैं, लेकिन उनकी आपने देखा होगा जो शारीरिक विकास है, जैसे फेस वगैरह होगा, हाथ वगैरह हो, उनके डिफरेंस होते हैं, इसलिए ये समरूप नहीं होते हैं। जनन के प्रकार, जनन दो प्रकार का होता है, अलैंगिक जनन और दूसरा होता है लैंगिक जनन। तो अलैंगिक जनन वह होता है जिसमें जीव का कोई भी शरीर या कोशिका विभाजित होकर नए जीवों का उत्पन्न करते हैं, वह अलैंगिक जनन कहलाता है। लैंगिक जनन क्या कहलाता है? लैंगिक जनन में लैंगिक जनन में माता पिता यानी कि युग्मक अंडाणु और शुक्राणु के द्वारा उत्पन्न होने वाले जो संतान होती हैं या जीव होते हैं उनको क्या कहते हैं? लैंगिक जनन कहते हैं। अलैंगिक जनन हाइड्रा में होता है, अमीबा में होता है। लैंगिक जनन मानव में होता है और जितने भी स्तनधारी होते हैं सभी में लैंगिक जनन होता है। अलैंगिक जनन इसमें एक ही जनक के द्वारा संतान की उत्पत्ति होती है। केवल इसमें एक ही जनक या तो एक ही जनक के द्वारा इसमें संतानों की उत्पत्ति होती है। एक जनक यानी कि एक ही जीव में माता और पिता दोनों ही होते हैं, यानी शुक्राणु अंडाणु दोनों ही उसमें होते हैं। एक ही जीव के द्वारा इसमें जनन हो जाता है। यह जनन केवल असूत्री या समसूत्री भाजन द्वारा होता है, अगुणित युग्मक नहीं बनते। अगला होता है कि इसमें अलैंगिक जनन में कोई भी निषेचन की प्रक्रिया नहीं होती है। नेक्स्ट पॉइंट है पैतृक कोशिकाओं से नया जीव बनता है, यानी कि पैतृक कोशिकाएं जैसे ही माता पिता होते हैं उसी प्रकार से उनकी भी संतानें भी सेम ही होती हैं। अगला पॉइंट बिना बीज वाले पौधे जैसे गुलाब, अंगूर तथा केले में अलैंगिक जनन द्वारा जनन संभव होता है। अलैंगिक जनन में कम समय लगता है। अलैंगिक जनन की जो प्रक्रिया होती है उसमें समय बहुत ही कम लगता है। नई किस्में विकसित नहीं हो सकती। लैंगिक जनन की बात करते हैं, इसमें युग्मकों की आवश्यकता होती है। संतान की उत्पत्ति के लिए प्रायः दो जनकों के बीच आवश्यक होता है। इस जनन में अर्धसूत्री विभाजन द्वारा अगुणित युग्मक बनते हैं। जाइगोट से नए जीव का विकास होता है। केवल बीज वाले पौधों में ही लैंगिक जनन हो सकता है। जो बीज वाले पौधे होते हैं उनमें ही लैंगिक जनन होता है और अलैंगिक जनन में जो बिना बीज वाले पौधे होते थे उनमें भी जनन हो जाता था। लैंगिक जनन में अपेक्षाकृत अधिक समय लगता है। विभिन्नताओं के एकत्र होने से नए लक्षणों वाले जीवों का विकास होता है। अलैंगिक जनन में बहुत ही कम समय लगता था और लैंगिक जनन में बहुत अधिक समय लगता है।
अब बात करते हैं हम अलैंगिक जनन की महत्वपूर्ण विधियां। अलैंगिक जनन की विधियां। नंबर 1, अलैंगिक जनन की विधियां आपको बता रहे हैं। नंबर 1 इसमें होता है विखंडन, नंबर 2 खंडन, नंबर 3 मुकुलन, नंबर 4 पुनरुत्थान, नंबर 5 बीजाणु समासन, नंबर 6 कायिक जनन। आइए अब हम इन विधियों को अध्ययन करते हैं। सबसे पहला है विखंडन। इस क्रिया में एक कोशिकीय जीव, विखंडन में इस क्रिया में एक कोशिकीय जीव जैसे अमीबा, पैरामीशियम, युग्लिना, जीवाणु आदि एक ऐसे जीव है, एक कोशिकीय जीव है। समसूत्री विभाजन द्वारा 2 या 2 से अधिक जीवों में विभाजित हो जाते हैं। विखंडन 2 प्रकार का होता है। फिर से समझिए विखंडन क्या है। इस क्रिया में एक कोशिकीय जीव आप जानते हैं जैसे अमीबा, पैरामीशियम, युग्लिना, जीवाणु आदि समसूत्री विभाजन द्वारा 2 या 2 से अधिक जीवों में विभाजित हो जाता है। विखंडन 2 प्रकार का होता है, द्विविखंडन और बहुविखंडन। द्विविखंडन में पैतृक जीव समसूत्री विभाजन द्वारा 2 बराबर भागों में विभाजित होकर नए जीव को पैदा करता है। द्विविखंडन जैसा इसका नाम है वैसा ही काम, यानी कि 2 कोशिकाओं में विभाजित होकर क्या करता है, नए जीवों को उत्पन्न करता है। इसके बाद क्या है द्विविखंडन, और अगला इसका पार्ट होता है विखंडन का बहुविखंडन। बहुविखंडन में पैतृक जीव एक समय पर अनेक संतति कोशिकाओं में विभाजित होकर नए जीवों को पैदा करता है। यानी कि बहुविखंडन में एक कोशिका कई भागों में विभाजित होकर नए जीवों को उत्पन्न करती है, वो कहलाता है बहुविखंडन। अर्थात विखंडन में कोशिकाएं विभाजित होकर नए जीवों को उत्पन्न करने की प्रक्रिया विखंडन कहलाती है। विखंडन 2 प्रकार का होता है, द्विखंडन और बहुविखंडन। द्विखंडन में एक कोशिका 2 भागों में विभाजित होकर नए जीवों को उत्पन्न करती है, द्विविखंडन होता है। बहुखंडन इसमें एक कोशिका कई भागों में विभाजित होकर नए जीवों को उत्पन्न करती है। नेक्स्ट है खंडन। कुछ सरल संरचना वाले जीव पूर्ण वृद्धि प्राप्त करके 2 या 2 से अधिक छोटे छोटे खंडों में टूट जाते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें खंडन मतलब है किसी भी जीव के शरीर का भाग को टूटना, यानी छोटे छोटे भागों में टूट जाते हैं और प्रत्येक खंड वृद्धि करके एक नए जीव का निर्माण करता है। उदाहरण के लिए स्पाइरोगायरा, यूलोथ्रिक्स, राइजोपस आदि। नेक्स्ट है मुकुलन। इसमें पैतृक जीव के शरीर पर एक द्वाय वृद्धि से एक छोटा सा उभार बन जाता है, जिसे मुकुलन कहते हैं। जैसे कि ये पैतृक जीव है, ये क्या है, पैतृक जीव है, ये हाइड्रा, ठीक है। अगला जो हाइड्रा है उसमें क्या है, पैतृक जीव से, ठीक है, पैतृक जीव से इसमें क्या होगा, एक उभार उत्पन्न हो जाएगा, ठीक है। ये बात समझ में आएगा। ये पैतृक जीव है, पैतृक जीव
शरीर पर एक उभार उत्पन्न बन जाता है, इसे क्या कहते हैं, मुकुल कहते हैं। मुकुल या इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, बड़ बोलते हैं। ओके, यह कुछ समय तक पैतृक जीव के शरीर के साथ बढ़ती रहती है। अब देखेंगे यह जो उभार बना है यह पैतृक जीव के साथ क्या होगी, धीमे धीमे बढ़ती जाएगी। यहाँ पे इतनी छोटी थी, अब इसका इतना आकार है। धीरे धीरे जो उभार है यानी कि बड़ है वह पैतृक जीव के साथ में वृद्धि करने लगता है। और बाद में अलग होकर नए जीव को जन्म देती है। अब बाद में क्या होगा, ये उभार बना हुआ है, नया हाइड्रा तैयार होगा, वो इसके साथ तैयार हो जाएगा। ठीक है ना, इसमें कोई उभार नहीं होगा तो पैतृक जीव में नए जीव की उत्पत्ति हो जाती है। समझ में आ गया मुकुलन। नेक्स्ट है पुनरुद्भवन। नेक्स्ट क्या है, पुनरुद्भवन। पुनरुद्भवन में कुछ जीवों में यदि किसी कारण से जीव का शरीर कुछ टुकड़ों में टूट जाता है, यानी कि किसी भी कारणवश से जीव का शरीर जब छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है तो उसके टुकड़े जो टुकड़े हैं वो वृद्धि करके नए जीव में विभाजित हो जाते हैं। उदाहरण हाइड्रा और प्लेनेरिया में पुनरुद्भवन की प्रक्रिया होती है। आपने छिपकली को देखा होगा कि छिपकली को जब हम मारते हैं तो उसकी पूंछ अलग हो जाती है, अलग हो जाती है और बाद में वो पूंछ क्या है, कुछ समय बाद उसमें उत्पन्न हो जाती है। तो ये क्या कहलाता है, पुनरुद्भवन की प्रक्रिया कहलाती है। यानी कि जीव का शरीर कुछ खंडों में टूटकर वह नए जीव का विकास कर दे, वह क्या कहलाती है, प्रक्रिया पुनरुद्भवन कहलाती है। इसके बाद होता है अगला पॉइंट है बीजाणु समासंग। बीजाणु समासंग कुछ जीवों के तंतुओं के सिरे पर, कुछ जीव ऐसे होते हैं उनके तंतुओं के सिरे पर बीजाणु धानी बनती है। क्या बनती है, बीजाणु धानी बनती है, जिनमें बीजाणु होते हैं। बीजाणु धानी में बीजाणु होते हैं। बीजाणु गोल संरचनाएं होती हैं जो एक मोटी भित्ति से सुरक्षित होती हैं। अनुकूल परिस्थिति मिलने पर बीजाणु वृद्धि करने लगते हैं तथा नए जीव का निर्माण करते हैं। यह होता है राइजोपस, फंड मॉस आदि। नेक्स्ट है कायिक जनन। कायिक जनन में इसमें पेड़ पौधे के भाग जैसे जड़, तना, पत्तियां, ये क्या होती है, छोटे छोटे भागों में विभाजित होकर नए पौधे का निर्माण करती है। कायिक जनन की प्रक्रिया कहलाती है। धन्यवाद।